अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खावर और मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज खान। उम्मीद करती हूं आप तमाम लोग उठ चुके होंगे, अपनी सुबह का आगाज कर चुके होंगे। सर्दियों की तवील रातें हैं, ठंड भी शदीद है, तो ऐसे में सुबह का आगाज जल्दी करना अनवार थोड़ा सा मुश्किल होता है। मगर बहुत सारा अपना ख्याल रखिए क्योंकि फॉग भी बहुत है, स्मोक भी बहुत है, फिजाई आलूदगी, बिल्कुल ड्राइव केयरफुली। और जो फिजाई आलूदगी है कोशिश करें कि कम से कम अपना एक्सपोजर खुली फिजा में रखें और एहतियात लाजमी बरतें। अच्छा अनवार, इंग्लिश टीम यहाँ पर आई, टेस्ट सीरीज हुई, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत तनकीद हमने सुनी, बात की गई, बाबर आजम की कप्तानी पर बहुत सारे सवालात उठे, कोचिंग पर, चीफ सिलेक्टर्स पर, बोर्ड पर ओवरऑल हमने देखा कि एक तनकीद बहुत खासी की गई। और बाबर आजम ने भी और सकलैन मुश्ताक ने भी जो अपनी हार थी उसको तस्लीम किया। लेकिन अब एक बहुत ही अहम दौरा आ रहा है, दौरा न्यूजीलैंड। एग्जैक्टली, बहुत तवील अरसे के बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंचेगी और आगाज में 2 टेस्ट मैचेस होंगे, मुल्तान और कराची में होंगे। फिर आगे अनवार एक तवील अरसा हम देखेंगे। बिल्कुल, जो एक लंबी सीरीज होने वाली है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, जिसकी सिचुएशन आपसे डिस्कस कर लेते हैं। जो कि न्यूजीलैंड की टीम 26 दिसंबर से कराची, जबकि 3 जनवरी से मुल्तान में टेस्ट मैचेस खेलेगी और सुपर लीग के 3 वनडे मैच 10, 12 और 14 जनवरी को कराची में खेले जाएंगे। इसके बाद T20 और वनडे सीरीज जो है वो फिर अप्रैल मई में होगी, यानी कि दोबारा से भी पाकिस्तान इंतजार रहेगा T20 फॉर्मेट का बड़ा, क्योंकि बड़ा क्विकली होता है, बड़ा शॉर्ट होता है और बड़ा दिलचस्पी के साथ देखा भी जाता है। लेकिन पाकिस्तान फॉलो करना भी इजी है। दूसरा, टेस्ट मैचेस में जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही इंग्लिश टीम के साथ, क्या चेंजेस आते हैं, जो कोताहियां, जो गलतियां, जो गलत डिसीजन किए गए, अब पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी के साथ और किस फॉर्म में खिलाड़ी दिखाई देते हैं, तो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बहरहाल बेस्ट विशेस कहते हैं हमारी टीम को। इस हवाले से खुशामदीद ब्लैक कैप्स को भी, बिल्कुल खुशामदीद। मुल्तान में औलिया के शहर में वो आ रहे हैं तो उनको भी खुशामदीद कहते हैं। और अब पाकिस्तानी टीम की क्या स्ट्रेटजी होती है न्यूजीलैंड के हवाले से, ये देखना बहुत जरूरी है। टॉप स्टोरीज पर पहले करेंगे, लेकिन नजर डालते हैं। बहुत हो गया इंतजार, गवर्नर के हुक्म पर इजलास क्यों नहीं बुलाया? हुक्मरान इत्तेहाद का वजीर आला को डी नोटिफाई करने का फैसला, क्या सदर गवर्नर को हटा देंगे? इंग्लैंड के दाग, न्यूजीलैंड की परवास, शाहीनों के लिए इम्तिहान पर इम्तिहान। रमीज राजा की छुट्टी पर नजम सेठी की एंट्री, क्या पीसीबी फिर बनेगा सियासी? तालिबान के तालीम दुश्मन इक़दामात, ख़वातीन यूनिवर्सिटीज के दरवाजे बंद होने पर सरापा एहतजाज। पाकिस्तान ने भी वादे पूरे करने का मुतालबा कर दिया। सेहत और फिटनेस के राज और नौजवान टैलेंट से आपकी मुलाकात भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगी। इस न्यू पाकिस्तान के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे सेगमेंट 1 की, जहां पर गवर्नर पंजाब की जानिब से एतमाद का वोट लेने के हवाले से जो अहकामात से इनकार किया है, उस पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अब ये देखा जा रहा है कि शायद कार्रवाई की जाएगी। जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी बैठक हुई है और फैसला यही किया जा रहा है कि परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के दरमियान जो बैठक हुई है उसमें यहाँ फैसला सामने आया है। इस मुशावरती इजलास में जो वज़ीर आला पंजाब हैं परवेज़ इलाही, उनको डी नोटिफाई करने का अब फैसला यकीनी तौर पर कर लिया गया। और अनवार, हम देख रहे हैं जो पंजाब की सूरत हाल है, ओवरऑल एक जो सियासी और आईनी बहरान की जो कश्मकश है वो हमें दिखाई दे रही है। और कल का दिन खासा अहम दिखाई दिया। रात 12 बजे के बाद आपको पता है कि फिर डी नोटिफाई करने का जो फैसला भी किया गया। शाम 4 बजे का कहा जा रहा था कि इजलास होगा। गवर्नर पंजाब के जो अहकामात सामने आए थे, फिर जो स्पीकर, एक लगा कि टाकरा आपने सामने की एक कैफियत हो चुकी है, जो उन्होंने रूलिंग दी फिर, और इस तरीके से बहरहाल बहुत ही अहमियत के हामिल हैं ये दिन भी। और इसी हवाले से हम बात भी करेंगे गेस्ट से भी, लेकिन सबसे पहले आपके साथ स्टेटमेंट शेयर करते हैं। अता साहब क्या कह रहे हैं वो आपसे देखिए। रास्ते के मुताबिक चलेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइन और कानून को फॉलो करते हुए जो ठीक रास्ता निकलेगा उसी को अपनाया जाएगा। तो हमारी मुशावरत जारी है, तो जो भी मामला आगे चलेंगे आपको ऑब्वियसली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से भागा नहीं जा सकता, हर हाल में लेना होता है। तो हम इंशाल्लाह इस पर कोई ना कोई हतमी राय। अच्छा अनवार, दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो पीपल्स पार्टी के सामने भी खुलकर सामने आ चुकी है
और ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे पैसे लगाए जा रहे हैं, 5-5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। फवाद चौधरी की स्टेटमेंट सामने आई और ये भी कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि पीपल्स पार्टी के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको तो बैन कर देना चाहिए पंजाब में आने के हवाले से। तो बहुत ही सख्त जुमले जो हैं वो बोले जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या स्टांस है, क्या स्टेटमेंट सामने आई है, वो भी जरा देखिए। गवर्नर ने एक आर्टिकल 109 की खिलाफ वर्जी में प्रोक्लेमेशन जारी की और कहा कि आज ही 24 घंटे के अंदर ही जो है वो वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। स्पीकर साहब ने उसको बिल्कुल सही तौर के ऊपर इंटरप्रेट किया और कहा कि ये वायलेटिव है आर्टिकल 109 के। मोहम्मद साहब से मेरी बात हुई है, 10 के 10 अरकान जो हैं मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म पार्लिमानी पार्टी के, उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर एतमाद का इजहार किया है। स्पीकर साहब ने सदर साहब को ख़त लिखा तो उनका मिसकंडक्ट के ऊपर कार्रवाई भी शुरू हो सकती है गवर्नर के खिलाफ, गवर्नर को हटाया भी जा सकता है और अगर गवर्नर ने ये हद क्रॉस की तो उन पर आर्टिकल 6 का केस भी हो सकता है। हमारे इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। एनालिस्ट रेहान तारिक ने हमें ज्वाइन किया है। रेहान, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। आप किस तरह से देख रहे हैं गवर्नर पंजाब के मुताबिक स्पीकर की जो रूलिंग है वो गैर आईनी है? फवाद चौधरी कह रहे हैं हम गवर्नर को हटा देंगे और राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब को डिनोटिफाई कर दिया जाएगा। सियासी बहरान के साथ साथ एक दोबारा से हम देख रहे हैं पंजाब में आईनी बहरान भी आने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। इट्स अ कंप्लीट कोलिशन फोर्स, जैसे आपने फरमाया और जैसे स्टेटमेंट्स आपने प्ले किया है। यानी स्पीकर की तरफ से जो रूलिंग थी उसको गवर्नर पंजाब ने मुस्तरद किया। फिर ये कहा गया कि गवर्नर सीएम को डी नोटिफाई कर देंगे। अगर गवर्नर सीएम को डी नोटिफाई करेंगे तो बात सामने आ रही है कि सदर मुमलिकत गवर्नर को हटा देंगे। यानी इट्स माय वे और हाईवे, दोनों तरफ से। हमने तो ये सुना था कि आइन मुकद्दम है, कानून मुकद्दम है, कानून और आइन से बालातर कोई नहीं होता। लेकिन यूं दिखाई देता है कि जैसे आइन हमारे यहाँ मोम की गुड़िया है, जो जिसको जब चाहे वो अपनी सहूलत के मुताबिक उसको पिघला देता है। आपने देखा कि नेशनल असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ, वहां पर इमरान खान साहब अक्सरियत खो चुके थे। अदम एतमाद की तहरीक आती है, अदम एतमाद की तहरीक को कैसे टॉपल किया जाता है। यानी उस वक्त के वजीर कानून असेंबली में आते हैं, आर्टिकल 5 का हवाला लेते हैं, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब एक रूलिंग देते हैं और उस रूलिंग के फौरी बाद इमरान खान साहब आते हैं, असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं। उसके फौरी बाद सदर मुमलिकत उसकी तौसीक भी कर देते हैं। यानी एक मैलाफाइडल इंटेंशन का मामला होता है। इसी तरह अगर पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस अक्सरियत नहीं रखते हैं, जो लगता है कि गुज़श्ता 4 महीने से यानी अक्टूबर में शुरू होने वाला इजलास अभी तक जारी है, वो फरोग नहीं हो रहा है। जल्द तो होता है, फरोग नहीं होता। और इसके नहीं होता कि उन्हें अंदाजा है कि अदम एतमाद का नहीं बल्कि एतमाद का वोट लेने इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कह रही है कि हम वज़ीर आज़म को भी हटा देंगे। देखिए, ये दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, तो उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत प्रोविंस में है, केपी के अंदर हुकूमत है इस वक्त। उसके लिए ऑब्वियसली एक आईनी तरीकाकार होता है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जिस अंदाज में अदम एतमाद की तहरीक को सेंटर के अंदर खत्म किया गया था और उस मैलाफाइडल इंटेंशन के साथ किया गया था कि फौरी तौर पर आर्टिकल 5 का सहारा लेकर एक रूलिंग आती है और उस रूलिंग के ऊपर असेंबली डिसॉल्व की जाती है और उसमें सदर मुमलिकत तौसीक भी कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है पंजाब के अंदर 4 महीने से इजलास इसलिए जारी है कि एतमाद को वोट लेने का गवर्नर कह सकते हैं। एतमाद को वोट लेने को कहेंगे तो 186 का नंबर कैसे पूरा करेंगे? यानी इस वक्त चीफ मिनिस्टर के पास वो 186 की स्ट्रेंथ नहीं है जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है टू बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। तो आप असेंबलीज को कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं? आपने अगर अता तारड़ साहब की गुज़श्ता रात पीटीएम पॉक्स की तो यही कह रहे हैं कि इस वक्त परवेज इलाही साहब को बखूबी इदराक है कि उनके लोग उनके साथ हैं। और फिर एक मिनिस्टर सरदार हुसैन दरिशक, जो सरदार नसरुल्लाह दरिशक के साहबजादे हैं, उनके साथ क्या हुआ था कैबिनेट मीटिंग के अंदर, और उसके बाद साउदर्न पंजाब से ताल्लुक रखने वाले खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस से कितना नाराज हैं, वो कितने नाला है, और फंड्स के लोकेशन के हवाले से कितने मसाइल हैं। तो लोगों की ग्रीवेंसेस तो हैं अंदर से, लोग ये नहीं चाहते कि असेंबली हो। लेकिन रेहान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है कि नंबर गेम उनके पास पूरी है, तो फिर क्या मसला है नो कॉन्फिडेंस का वोट लेने में? देखिए, यही तो सवाल है। अगर नंबर गेम पूरी है, देखिए नंबर 186 चाहिए और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पास 187 नंबर है। भाई आपके पास तो 190 है, 190 वर्सेस 180 का कॉन्टेस्ट है। आप खुद ये कह रहे हैं कि हमारे पास 187 यानी 186 रिक्वायर्ड नंबर है, 187 आपके पास है। तो दिखाइए, ईवान में आइए और शो कर दीजिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि आज शाम 5 बजे
गवर्नर हाउस के बाहर हम अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे। भाई गवर्नर हाउस के बाहर स्ट्रेंथ शो नहीं करनी है, आपने असेंबली के अंदर स्ट्रेंथ शो करनी है। अगर गवर्नर हाउस के बाहर स्ट्रेंथ शो करनी है तो इसका मतलब है कि आप सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करना चाहते हैं, आप मसल शो करना चाहते हैं। और फिर आपको याद होगा कि गवर्नर हाउस के बाहर क्या हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी। गवर्नर हाउस के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए थे, वहां पर लगी हुई लाइट्स को तोड़ा गया था। शायद ये वजह है कि जो इंटीरियर मिनिस्टर है उन्होंने हालात को भांपते हुए यहाँ पर एफसी और रेंजर्स तैनात करने का फैसला किया है। तो मैंने कहा कि दोनों तरफ से मसल शो किया जा रहा है। इट्स अ कंप्लीट कोलिशन फोर्स। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि 12 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल पंजाब यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, क्या उसको इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का शिकार किया जा सकता है? क्या इतने इंतजामी बहरान का शिकार हो सकता है? क्या ये हैंगिंग इन द एयर वाला मामला होगा कि रेहान, इसका वाहिद हल अब ये जो आईनी बहरान की एक सूरत हाल हम देख रहे हैं खासकर पंजाब के हवाले से, इसका वाहिद हल आपको अब क्या दिखाई दे रहा है? दूसरा, अगर हम राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट देखें तो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के हाथ में अब कुछ भी नहीं रह गया है। अगर वो इतने श्योर हैं कि इंतखाबात होंगे और इंतखाबात में वो जीतेंगे तो ये ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि खान साहब के अकॉर्डिंगली कि लोग उनके लिए निकलेंगे तो उनका जो मार्च था वो तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ था। इसी वजह से असेंबली डिसॉल्व करने का फैसला करना पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खान साहब को। अगर लोग वाकई उनके सपोर्ट में होते तो फिर लॉन्ग मार्च में बड़ी तादाद में बाहर निकलते, लेकिन चूंकि वो फेल हुआ इसलिए ये सब कुछ हो रहा है और इससे भी पीटीआई या खान साहब कुछ हासिल नहीं करेंगे। देखिए, मेरी दानिश में 27 तारीख को जिस दिन इमरान खान साहब रावलपिंडी पहुंचे थे और रावलपिंडी पहुंच के आवाम से खिताब किया था जिसमें कहा था कि मैं असेंबली डिसॉल्व करने की तारीख दूंगा, उसी दिन शायद वो बयानिया पड़ चुका था। उसके बाद फेस सेविंग इमरान खान साहब को भी चाहिए थी और इमरान खान साहब भी शायद यही चाह रहे थे कि असेंबली डिसॉल्व ना करनी पड़े और पीटीआई भी कुछ कर दे। तो कहीं ना कहीं एक अरेंजमेंट भी महसूस होती है कि इमरान खान साहब आते हैं, हफ्ते के रोज ऐलान करते हैं और कहते हैं कि अगले हफ्ते जुमे के रोज असेंबली डिसॉल्व होंगी। तो ये इतना बड़ा स्पैन क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? इसमें बहुत सारे शुबूह व शुबहात है। अगर आपने करना था तो आपके राइट लेफ्ट दोनों जो है सूबों के वज़राए आला बैठे हुए थे, आप फौरी तौर पर जो असेंबली मूव करते गवर्नर को और असेंबली डिसॉल्व कर देते। रेहान आप हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन ही रहिएगा। सलमान आबिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। एक जानिब तो हम देख रहे हैं कि पंजाब में आईनी और सियासी बहरान की कशमकश है और हम देख रहे हैं कि पंजाब के साथ क्या हो रहा है इस मुल्क में। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एथिकली विच इज़ वेरी रॉन्ग और कंडेम करना चाहिए जो एक ऑडियो लीक्स का भी सिलसिला सामने आ रहा है। पाकिस्तान के जो बड़े नामवर सहाफ़ी हैं या जो लोग हैं वो तस्करा ये भी कर रहे हैं कि कुछ वीडियोस भी आएंगे। आपको लगता है कि ये खान साहब की सियासत को या खान साहब को फेल करने के लिए अब यही वाहिद हल रह चुका है जो कि एथिकली करेक्ट नहीं है और किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, और ये भी कितना डैमेजिंग हो सकता है इमरान खान के लिए? देखिए, बात यह है कि अगर इमरान खान के सियासी मुखालिफिन के पास अब उनका मुकाबला करने के लिए ऑडियो वीडियोस रह गई हैं तो फिर तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए। बात यह है कि ये ऑडियो वीडियोस कितनी हकीकत पे मबनी है और कितनी नहीं, और कौन सी ऑडियो वीडियोस का कोई फॉरेंसिक ऑडिट हुआ है जिसकी बुनियाद पर यह तय हो सकेगा। और अगर मान भी लिया जाए कि इससे इमरान खान का करैक्टर जो है वो बड़ा डैमेज हुआ है और इमरान खान की मकबूलियत बड़ी कम हुई है, तो फिर तो हुकूमत के पास बड़ा अच्छा मौका है कि वो आम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करे ताकि लोग इमरान खान को मुस्तरद कर दें। एक बात। जबकि दूसरी बात यह है कि जहां तक पंजाब का हालिया बहरान है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सियासी और आईनी बहरान है जैसे आपने कहा है। अब इसमें एक रसाकशी जो है हुकूमत में और इमरान खान में लगी हुई है। इमरान खान असेंबली तहलील करना चाहते हैं, वो असेंबली को बचाना चाहते हैं इस वक्त, और इसमें हर एक अपना अपना सियासी और आईनी हरबा इख्तियार करेगा। लेकिन अल्टीमेट ये मामला जो है अदालतों में जाएगा। जो कुछ भी हुकूमत इकदाम उठाएगी उस पर इमरान खान अदालत में जाएंगे या परवेज रईस साहब अदालत में जाएंगे, और अगर ये लोग कुछ ऐसा एक्शन उठाते हैं तो फिर वफाकी हुकूमत जो है या पंजाब की जो अपोजिशन है समझा शहबाज वगैरह वो अदालतों में जाएंगे। तो फैसला तो अदालतों में तय होगा, क्योंकि देखिए हुकूमत अपने तरीके से आइन की तशरीह कर रही है और कानून की तशरीह कर रही है, और अपोजिशन अपने तरीके से आइन और कानून की तशरीह कर रही है। और उसके बाद लेकिन सलमान साहब, हम देखते हैं अदालतों में भी जब मामला जाते हैं, जिस भी फरीक के हक में फैसला आता है वो तो मान लेता है, जिसके खिलाफ आता है वो भी उस फैसले को फिर नहीं मानता। परवेज ज़राही को ओहदे से हटाने के बाद आप क्या देख रहे हैं, सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है? कोई नहीं, जब ज्यादा लड़ाई होगी, ज्यादा महाजराई होगी, ज्यादा टकराव होगा, एक दूसरे को कबूल नहीं किया जाएगा, और इसी महाजराई और टकराव की वजह से पाकिस्तान की सियासत भी और मईशत का भी बेड़ा गर्क होगा।
क्योंकि देखिए ना, मईशत तो उस वक्त दुरुस्त होती है जब आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। अब ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नहीं होगी, इसलिए जो कुछ गवर्नर साहब कर रहे हैं, जो कुछ वफाकी हुकूमत कर रही है, जो कुछ परवेज इलाही साहब कर रहे हैं, इमरान खान साहब कर रहे हैं, इसका अल्टीमेट नतीजा तो पाकिस्तान में सिवाय सियासी और माशी महाजराई और बहरान के सिवा और कुछ नहीं निकलेगा। रेहान, इसी हवाले से आपका भी कमेंट लेना चाहूंगी। एक बाकायदा पूरी कैंपेन या कहा जाए नया बयानिया भी बनाया जा रहा है इमरान खान की जानिब से। वो भी ये कह रहे हैं कि तेरा आइन मुर्दाबाद, मेरा आइन जिंदाबाद। तो आइन तो सबके लिए एक जैसा है, कानून सबके लिए एक जैसा है। और इस तरह से सलमान आबिद साहब ने भी कहा कि एक रस्साकशी की कैफियत है बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और हुकूमत के बीच में। तो सब अगर अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं तो फिर मुल्क के बारे में क्या कौन सोच रहा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, उसको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। मुकद्दम है, कानून मुकद्दम है, कानून से बालातर कोई नहीं है। लेकिन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आइन मोम की गुड़िया बन गई है जो जरा सी तपिश से पिघल जाती है, और हर एक का अपना आइन है और सूटेबिलिटी अरेंजमेंट है, जिसको जो आइन सूट करता है वो उस तरह की तशरीह लेकर आ जाता है। और इसमें भी यही हो रहा है। आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 7 का सहारा लेकर एतमाद का वोट लेने का कहा गया गवर्नर पंजाब की तरफ से। उसके अंदर एक तशरीह या एक तौजीह पेश की जा रही है कि जिस वक्त सेशन जारी हो, ऑनगोइंग सेशन के दौरान एतमाद का वोट लेने का नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ से इसकी डिफरेंट तौजीह पेश की जा रही है। आर्टिकल 136 की बात की जा रही है कि नहीं, अदम एतमाद की तहरीक पर बात होगी, एतमाद के वोट पर नहीं होगी। तो अल्टीमेटली मामला तो अदालत में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अदम एतमाद की तहरीक की बात करने वाले भी इसलिए कह रहे हैं कि अदालत ने ऑलरेडी आर्टिकल 63A की तशरीह की हुई है, और फिर आर्टिकल 63A की तशरीह जिस अंदाज में की गई अदालतों की जानिब से, मुझे कहने दीजिए कि उसमें भी आइन माजूल हुआ। आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माजूल हो गया कि प्रैक्टिकली अदम एतमाद की तहरीक लाना मुमकिन ही नहीं है, कि उसमें आप डोर क्रॉसिंग करेंगे, आपका वोट भी जाता रहेगा और आपकी रुकनीयत भी जाती रहेगी। तो किसी को क्या पड़ी है कि वो अदम एतमाद की तहरीक में आएगा। तो अल्टीमेटली दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द कंट्री। कोलिशन कोर्स कभी भी बेहतर नहीं होता है। टकराव की पॉलिसी, महाजराई की पॉलिसी, लड़ाई की पॉलिसी कभी भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं हो सकती। और बिल्कुल, टकराव की पॉलिसी का जो खुमियाजा है वो इस वक्त पंजाब भुगत रहा है। सलमान साहब, एस्टेब्लिशमेंट कह चुकी है वो ए पॉलिटिकल रहेंगे। आपको भी इस सिनेरियो में क्या देख रहे हैं आप? 7 से 8 माह हो चुके हैं पंजाब में जिस तरह से चीजें डिस्टेबलाइज हैं, फिर एंड पे तो उन्हें मुदाखलत करनी पड़ती है और उन्हें कहा भी जाता है कि आप मुदाखलत करें। लेकिन बात यह है कि ए पॉलिटिकल कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन ये चीजें वाज़े तौर पे नजर भी आनी चाहिए और उस पर हमें नजर आए कि वाकई ए पॉलिटिकल है। पाकिस्तान में जब इस तरह के सियासी बहरान होते हैं, अमूमी तौर पे हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को ए पॉलिटिकल रख नहीं पाती। अभी तक तो कोई ऐसे शवाहिद नहीं है जो हम ये कह सकें कि फौज जो है या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी किस्म की मुदाखलत कर रही है। लेकिन मामला ये है कि दोनों फरीकैन जो है, यानी हुकूमत भी और अपोजिशन भी। लेकिन आप नहीं ये समझते कि इसका कसूर भी सियासतदानों का है? जो मामला अभी भी हम देख रहे हैं पंजाब में, रस्साकशी का सिलसिला जिस तरह से जारी है, फिर हमारे जो सियासतदान हैं वही समझबूझ का मुजाहरा नहीं कर रहे। देखिए, मैं तो आपसे इत्तेफाक करता हूँ। मैंने आपको कहा है कि सियासतदान अपने मसले खुद हल करने की बजाय कभी अदालतों का सहारा लेते हैं और कभी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में ना सियासत मजबूत होती है, ना जमहूरियत मजबूत होती है। जब आप अपने फैसले खुद नहीं करेंगे और दूसरों के कंधों पर रख के बंदूक चलाएंगे और अपने अपने तरीके से आइन की तशरीह करेंगे, अपने अपने तरीके से अदालतों के फैसलों को तस्लीम करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे, और फिर इस्टेब्लिशमेंट से कहेंगे कि जनाब आप हमारी इस मामले में आके मुदाखलत करें। मिसाल के तौर पर इमरान खान तो इस्टेब्लिशमेंट से कहते हैं नया इलेक्शन कराने, और ये भी जो इस वक्त हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, वो इस्टेब्लिशमेंट को कह रही है कि आप इमरान खान का मुकाबला करें। तो दोनों जो है देखते भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ हैं, वहीं से वो अपने आप को राम करने की कोशिश भी करते हैं। और यही वजह है कि फिर एस्टेब्लिशमेंट को भी किसी न किसी जगह पर अपना रोल प्ले करना पड़ता है। ठीक है, रेहान, आपसे जानना चाहूंगी, परवेज इलाही को ओहदे से हटाने के बाद सियासी मंजरनामा क्या होगा? देखिए, एक सियासी मंजरनामा तो हमने रात में भी देखा है, जहाँ पे चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस जो है, चीफ सेक्रेटरी उसको अब्दुल्ला खान सुबुल साहब को मुस्तकिल कर दिया गया है। आईजी पंजाब राव आमिर प्रकाश साहब को तैनात कर दिया गया है। सीसीपी लाहौर से मुतालिक ये कहा जा रहा है कि उनको ओएसडी बना दिया जाएगा, यानी इससे पहले कि चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई किया जाता, प्रैक्टिकली जो इंतजामी मामला है वो वफाक ने काफी हद तक अपने हाथ में ले लिए हैं। अब चीफ मिनिस्टर को अगर डी नोटिफाई करते हैं गवर्नर, तो ऑब्वियसली उसमें अफेक्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, वो मुतासिर होंगे इस फैसले से, और मुतासिरा फरीक जो है वही अदालत का दरवाजा खटखटाता है। तो लाइकली यही होगा कि परवेज इलाही साहब अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, कानूनी चाराजोई करेंगे,
कि गवर्नर ने गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम किया है। उसके बाद मामला अदालत में होगा और आपको पता है कि हमजा शहबाज के मामले पर उस वक्त फिर उसके बाद दोस्त मजारी की रूलिंग के ऊपर भी मामला अदालत में गया और अदालतों ने फिर फैसला करना है। तो मुझे ये लग रहा है कि मामला को इतनी जल्दी हल तो नहीं होगा, इसके ऊपर दोनों फरीकैन के दलाइल सुने जाएंगे, दोनों तरफ की से गुफ्तगू होगी और उसके बाद अदालत ये फैसला करेगी कि गवर्नर ने उस वक्त एतमाद का वोट लेने का फैसला दुरुस्त किया था और क्या ये नोटिफिकेशन जो चीफ मिनिस्टर को हटाने का है, क्या ये गैर कानूनी तो नहीं है या आईनी मामला है। कुछ भी होगा, मुझे लग ये रहा है कि असल में अदालत ये जरूर कहेगी कि आर्टिकल 130 क्लॉज 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सेशन दोबारा बुला लेना चाहिए। हो सकता है वो चीफ मिनिस्टर को रीइंफोर्स कर दें कि जाइए आप अपने ओहदे पर वापस, लेकिन आपको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। तो जब एतमाद का वोट लेना पड़ेगा तो 186 नंबर पूरे करने पड़ेंगे। तो उसके बाद एक और जंग होगी चीफ मिनिस्टर के लिए कि 186 नंबर पूरे करते हैं या नहीं करते हैं। तो अल्टीमेटली मामला अदालत में जाएगा, अदालत से फिर वापस सियासतदानों के पास आएगा, असेंबली में आएगा और असेंबली में फैसला होगा कि परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर होते हैं, बरकरार रहते हैं या नहीं रह पाते। ठीक है, बहुत शुक्रिया रेहान तारिक और सलमान आबिद साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। हुकूमत में इंतखाबात की तारीख देना नहीं चाहती है, खान साहब किसी सूरत मुज़ाकरात करना नहीं चाहते हैं, अपनी जिद से हटना नहीं चाहते हैं, हुकूमत को टफ टाइम देने की ठान ली। तो अनवार ऐसे में जो आने वाले दिन है, बल्कि आई थिंक बहुत अहम वक्त का आगाज अब हो चुका है कि पंजाब में और इस मुल्क में सियासत जो है वो क्या रंग इख्तियार लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जो खुमियाजा है वो इस वक्त पंजाब की आवाम भुगत रहे हैं, जो गैर यकीनी की सूरत हाल है। अगर हम बात करते हैं, हमारी मईशत आगे नहीं बढ़ रही, इन्वेस्टर्स यहाँ पर नहीं आ रहे, बिजनेसेस यहाँ पर नहीं हो रहे, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो हमारे सियासतदान हैं उनकी प्रायोरिटीज ही शायद तब्दील हो चुकी है। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तानी सियासत के बाद अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जिसको इंग्लैंड से ऐसी शिकस्त हुई है जो कि पाकिस्तान को शायद बरसों भी नहीं भूलेगी, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि इंग्लैंड के हाथों हमें मुकम्मल तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो तब्दीलियों का एक दौर है वो अब शुरू होने वाला है। कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, हम अक्सर सियासत का जिक्र करते हैं और अभी से पहले हमने जो सियासत का ये एक सेगमेंट किया और हमने पंजाब के हवाले से बात की कि पंजाब में सियासी और आईनी बहरान है। तो क्रिकेट की मैं हमेशा बात ये करती हूँ कि क्रिकेट इज द ओनली एंटरटेनमेंट इन पाकिस्तान क्रिकेट लवर्स के लिए। और अब क्रिकेट बहरान भी मेरे ख्याल से टर्म हम यूज अप करने वाले हैं या शुरू कर रहे हैं। आईनी और सियासी बहरान हमें नजर आ रहा है, बहरान नजर आ रहा है एग्जैक्टली। और इन्हीं तमाम मामलात को देखते हुए जो एक सूरत हाल है, जो हमारी मसाइल का शिकार है पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बोर्ड, तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 14 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। अच्छा, इसकी सरबराही करेंगे नजम सेठी। अच्छा, नजम सेठी का अगर जिक्र किया जाए, पाकिस्तान में PSL लाने वाले, क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट को बहाल करने में उनका बहुत अगर कहा जाए कि उनको क्रेडिट जाता है तो ये कहना हरगिज गलत नहीं होगा। बहुत कुछ उनके अच्छे इकदामात थे जो उन्होंने किए थे चेयरमैन PCB के ओहदे पर फाइज रहते हुए। तो उम्मीद की जा रही है कि नजम सेठी के ये कमेटी के जो सरबरा होंगे तो बहुत से अहम फैसले या कुछ बेहतर रिफॉर्म्स की जाएंगी उनकी जानिब से। ये कमेटी 120 दिन तक PCB के मामला चलाएगी। वजीर आजम की जानिब से जो कमेटी तश्कील दी गई है, इस कमेटी में शकील शेख, गुलजादा, नुमान भट्ट, हारून रशीद, सना मीर, तनवीर अहमद, गुल मोहम्मद काकड़ और अयास भट्ट भी शामिल हैं। और अब यही तवक्को की जा रही है कि जो इन्हें टास्क दिया गया है, टारगेट दिया गया है, कुछ टीम में हम तब्दीलियां देखें, हम जो हमारी कोचिंग लाइन है उसमें तब्दीलियां देखें। जिस तरह से हमने इंग्लैंड की टीम को देखा, बहुत एग्रेसिवली वो खेलते हैं, पाकिस्तानी टीम में शायद इन तब्दीलियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो कि 2019 में क्रिकेट बोर्ड का एक आइन बनाया गया था, उसको भी तब्दील करने की बात की जा रही है। जो 2014 का आइन है उसको भी बहाल कर दिया जाएगा और जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है शायद उसको भी अब उसका सीज़न भी दोबारा से स्टार्ट होगा। जबकि चौथे नोटिफिकेशन में मौजूदा बोर्ड को चलाने के लिए एक सेटअप का ऐलान भी किया जा रहा है। अगर नजम सेठी के हवाले से हमने जिस तरह से बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है, तो उम्मीद अब यही की जा रही है कि अब मजीद अच्छी खबरें पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो हैं उनको मजीद भी मिलेंगी। बिल्कुल, इसी हवाले से बात करते जाहिद गफ्फार हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। क्या डिटेल्स सामने आ रही हैं? ये अहम कमेटी तश्कील दी गई है, 120 दिन तक ये एक्टिव रहेगी, सरबराही नजम सेठी करेंगे। तो वी आर वेरी होपफुल कि कुछ अच्छे या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड बोर्ड।
बहुत बहुत शुक्रिया नबिया, बिल्कुल चेंजेस आएंगे पॉजिटिव। जी जाहिद प्लीज कंटिन्यू, आपको सुन पा रहे हैं। मैं आपको सुन पा रहा हूँ लेकिन मेरी आवाज़ मुझे वापस रिटर्न हो रही है। लेकिन आपको हम सुन पा रहे हैं, अगर आप बताइए प्लीज। देखिए पॉजिटिव चेंजेस तो बिल्कुल आएंगी और अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि नजम सेठी ने ट्वीट किया है और ट्वीट के अंदर यही है कि उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा है कि रमीज़ राजा की जो रिजीम है वो ख़त्म हो गई है और अब क्रिकेट जो है सही ट्रैक पर आ जाएगी और साथ ही जो है जो रोज़गार मिलेगा क्रिकेटर्स को। जी जाहिद, ऑडियो के कोई मसाइल लग रहे हैं। जाहिद, आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, जाहिद को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, टेक्निकल वजूहात हैं, दोबारा आपसे कनेक्ट करेंगे। दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से भी बात करेंगे। अनवर, कुछ ही देर के बाद जो दौरा न्यूजीलैंड है वो लैंड करने वाली है, कराची पहुंचेगी, कराची एयरपोर्ट, और हम उनका जनाब इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद इसके साथ साथ ये करते हैं शाहीनों से ऑब्वियसली कि एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी एटलीस्ट दिस क्योंकि टाइम। बहुत बड़े पैमाने पे जो बोर्ड में तब्दीलियां हम देख रहे हैं, जो नाम अभी हमने आपसे शेयर भी किए हैं, इतनी बड़ी चेंजेस एकदम से किए गए हैं, तो यकीनी तौर पर यही कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तानी टीम है, पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, उनमें भी शायद कोई तब्दीलियां लाई जाएं इस सीरीज़ के हवाले से, या हो सकता है एक और चांस दिया जाए इसी करंट टीम को कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्म करके दिखाएं। जो हमारे इंजर्ड प्लेयर्स हैं उनकी इंजरी पर भी काम किया जा रहा है, रिहैब पर भी काम किया जा रहा है और न्यूजीलैंड का ये जो टूर होने वाला है ये तवील टूर है। पहले तो दो टेस्ट से आगाज होगा इसका, 8 वनडे मैचेस जो हैं जिसका सिलसिला हम अप्रैल में भी देखेंगे। अप्रैल और मई तक हम ये सिलसिला देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम फिर से पाकिस्तान वापस आएगी और पाकिस्तानी जो फैंस हैं उन्हें अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। और कुछ लोग नजम सेठी की अपॉइंटमेंट को बहुत ज़्यादा खुशाइन करार दे रहे हैं, और क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल कराने में और पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद कराने में नजम सेठी का बहुत ही अहम किरदार रहा। इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई, श्रीलंकन टीम, जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान में आके खेली थी सबसे पहले, और जाहिद गफ्फार ने हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर लिया है। जाहिद, हमें सुन पा रहे हैं तो आप ये बताइएगा कि क्या चांसेस लग रहे हैं, जिस तरह से बोर्ड में हम तब्दीली देख रहे हैं, क्या जो कोचेस हैं उनमें भी कोई तब्दीली होगी, टीम मैनेजमेंट में कोई तब्दीली होगी, कोई टीम के जो प्लेयर्स हैं उसमें भी कोई चेंजेस आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। और ये जब उन्होंने अगर चेयरमैन, अभी तो ये खैर एडहॉक मैनेजमेंट कमेटी के हेड हैं नजम सेठी, जब इलेक्ट हो जाएंगे 4 महीने के बाद तो ये बिल्कुल चेंजेस करेंगे और अभी भी चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि उनको फुल इख्तियार है ये 14 रुकनी कमेटी को कि वो कप्तान भी चेंज कर सकते हैं, खिलाड़ी भी चेंज कर सकते हैं और सिलेक्टर्स बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। पूरा जब भी एक नया चेयरमैन आता है तो ये रिवायत रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि उसके अंदर तमाम चेंजेस, नीचे से ऊपर तक तमाम चेंजेस होती हैं। अब 2014 का आइन जो है वो बहाल हो चुका है, तो उसमें जितने डिपार्टमेंट क्रिकेट है, जितने भी रीजन्स हैं, तकरीबन 16 रीजन्स हैं, वो बहाल हो चुके हैं और साथ में जो एसोसिएशंस हैं वो बहाल हो चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट जिनके हुकूक छीन लिए गए थे, अब डिस्ट्रिक्ट के भी उनको भी हक मिल गया। क्लब क्रिकेट में काफ़ी बदलाव आया था, क्लब क्रिकेट भी सही हो जाएगी, तो तमाम ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम चीज़ें चेंज होंगी। और एक जो ट्वीट की मैं बात कर रहा था, नजम सेठी ने अभी ट्वीट किया थोड़ी देर पहले, तो उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि रमीज़ राजा की जो रिजीम है, उनकी जो 2 हुकूमत है, चेयरमैनशिप, वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब जो 150 से 200 लोगों तक जो क्रिकेट महदूद हो गई थी, अब वो बढ़ जाएगी और हज़ारों क्रिकेटर्स फिर से उनको रोजगार मिलेगा और डिपार्टमेंट में ऐसे क्रिकेटर्स जो ऑन ड्यूटी हो गए थे अब दोबारा स्पोर्ट्स से की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली इनसाइड स्टोरी क्या है, ऑब्वियसली आप तक भी खबर पहुंची होगी, आप की बीट है स्पोर्ट्स क्रिकेट खासकर, क्या टास्क दिया गया है नजम सेठी साहब को? हम तनकीद तो बहुत अरसे से करते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, कोचिंग के हवाले से, कप्तानी के हवाले से, मेजर चेंजेस इन आवर टीम क्या एक्सपेक्टेड है? और ये भी सामने इतलात आ रही है कि जो रमीज राजा साहब हैं वो भी चैलेंज करने जा रहे हैं नजम सेठी को, तो क्या डिटेल सामने आ रही है, शेयर कीजिएगा। हाँ देखिए, बिल्कुल वो ये बिल्कुल आपने कहा कि जो खबरें सामने आ रही हैं वो बिल्कुल चैलेंज करेंगे और यही सूरत हाल 2013 अगर हम पास्ट की बात करें 2013-2014 के अंदर भी ये सूरत हाल थी। उस वक्त के जो चेयरमैन थे ज़का अशरफ और जब उनको नॉमिनेट किया 2014 में गवर्नमेंट ने नजम सेठी को, तो वो उन्होंने आइनी मतलब अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था और उनको फिर उसमें कामयाबी मिली थी, वो दोबारा चेयरमैन बन गए थे। फिर एक उन्होंने प्ली दाखिल की थी, तो फिर 2 मरतबा नजम सेठी पहले भी चेयरमैन बन
चुके हैं, लेकिन फिर उसी 2014 के अंदर मोहम्मद शहरियार अहमद को जो है वो इलेक्ट हो गए थे। फिर उन्होंने जो है दस्तबरदारी जाहिर कर दी थी कि वो चेयरमैनशिप के अहदे के लिए अब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो फिर उन्हें शहरियार खान ने PSL का टास्क दे दिया था और उसको चेयरमैन उनको मुंतखब कर दिया था। तो 2015 में हमने देखा कि नजम सेठी ने PSL की इब्तिदाई तकरीब भी की, फिर 2016 में वो PSL कराने में कामयाब हो गए थे। तो इस तरह की सूरत हाल का सामना बिल्कुल होगा। और लेकिन आपको ये भी बताएंगे, रमीज़ राजा ने पहले ऐलान किया था कि अगर जब वो चेयरमैन थे कि अगर इमरान खान की गवर्नमेंट चली जाती है तो वो 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे और अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, इस्तीफ़ा दे देंगे। लेकिन हमने देखा जिस तरह इमरान खान अपनी गवर्नमेंट में यू टर्न लेते रहे, तो रमीज़ राजा ने भी यू टर्न लिया और फिर वो अपने उस बयान से मुँह कर गए और उन्होंने कहा कि अब गवर्नमेंट से मुझ पर प्रेशर नहीं है कि मैं मुस्ताफ़ी हूँ। तो बहरहाल उन्होंने फिर इस्तीफ़ा नहीं दिया, फिर वो टाल मटोल से काम लेते रहे। फिर उन्होंने शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करी, गवर्नमेंट के आला अहदेदारान से भी मुलाकात की, लेकिन इस दौरान जो है टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही, जिसकी वजह से उनको ना छेड़ा गया और उनके ऊपर दबाव नहीं था कि वो चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दे दें। पाकिस्तान ने 2021 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेला और 2022 का फाइनल खेला, तो ये उनको लाइफ लाइन मिल गई। लेकिन अब पाकिस्तान को जो है बदतरीन शिकस्त हुई है अपने होम ग्राउंड में। 71 साल तारीख पाकिस्तान क्रिकेट की, उसमें पहली मरतबा पाकिस्तान होम सीरीज़ के अंदर वाइट वॉश हुआ है, क्लीन स्वीप शिकस्त हुई है। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी वजह है। ये भी वजह है कि रमीज़ राजा के ऊपर दबाव डाला जाए कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, लेकिन बिल्कुल आईनी एक दरवाज़ा खुला है कि वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं। बिल्कुल जाहिद, लिस्ट तो बहुत ज़्यादा लंबी है पाकिस्तान की हार की। एशिया कप से लेकर हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, उसके बाद इंग्लैंड की जो साथ सीरीज़ हुई है, टेस्ट सीरीज़ हुई है, उसमें उन्होंने वाइट वॉश कर दिया। तो बहुत लंबी फहरिस्त पाकिस्तान के लिए एक तैयार हो चुकी है। न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज़ होने जा रही है उसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या जिस तरह से पहले तनकीद की गई थी, पिचेस ठीक नहीं बनी थी, उस पर अभी तक कुछ काम हुआ है? अच्छी बात की आपने 25 की बात की और ये सोचा रमीज़ राजा साहब ने जोड़ा था कि ड्रॉप इन पिचेस ऑस्ट्रेलिया से पिचेस लेकर आएंगे और यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया से जब सीरीज़ हुई थी तो उसके बाद ये काफ़ी मुतहरिक हो गए थे और इन्होंने जो है कराची के दौरे किए, बिजनेस आइकॉन से मुलाकातें करी कराची में। उन्होंने कहा कि हमें पैसे की ज़रूरत है, तो एक बड़े बिजनेसमैन हैं कराची में, उनसे मुलाकात करी। फिर दूसरे भी हैं जो फ्रेंचाइज लेना चाहते थे, उनसे भी मुलाकात की। तो ड्रॉप इन पिचेस का जो मामला है, जो सोचा इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उस पर देखा हमने अभी तक कोई अमल नहीं हुआ, क्योंकि उन्हीं के दौर के अंदर पिंडी की जो विकेट थी उसको डीमेरिट पॉइंट मिला और हमारी काफ़ी बदनामी हुई पाकिस्तान की कि ऐसे विकेट बनाए गए जिसमें पहले दिन ही 550 रन बन गए। तो विकेट की जो चेंजेस हैं वो बिल्कुल होनी है। और लेकिन आपको ये बताएं कि न्यूजीलैंड की टीम आने वाली है कुछ ही लम्हात के बाद। मेरे कप में आपको दिख रहा हुआ कि सिक्योरिटी एहलकार जो है उनकी मूवमेंट शुरू हो गई है, तो टीम यहाँ पर आएगी। और लेकिन जो पहला टेस्ट होगा वो कराची में खेला जाएगा, उसके लिए टीम का ऐलान हो चुका है। 3 तब्दीलियां की गई हैं। मोहम्मद नवाज उनको अजहर अली की जगह शामिल किया गया है और नसीम शाह टीम में वापस आए। टीम कब तक पहुंच रही है? आप भी एयरपोर्ट के बाहर से ही आप रिपोर्टिंग कर रही है, हमसे बात कर रही है, तो कब तक एक्सपेक्टेड है कि न्यूजीलैंड टीम यहाँ पर लैंड करेगी? देखिए, हमें जो टाइम दिया गया है वो 10:30 से 10:30 बजे का टाइम दिया गया है कि टीम यहाँ से बाहर निकलेगी, लेकिन पहुँचेगी वो 9 से 9:30 बजे के दरमियान जो है वो कमर्शियल फ्लाइट के ज़रिए यहाँ पहुँचेगी। और ये जो दूसरा गेट है जिसके मैं खड़ा हूँ, तो वहाँ से ये टीम यहीं से जाएगी और ये बिल्कुल कॉर्डन ऑफ हो जाएगा पूरा एरिया। तो बात में कर रहा था सीरीज़ की, तो इसके बाद जो है 3 मैचेस खेले, जो दो टेस्ट मैच, एक कराची में, एक पिंडी में, और 3 वनडे मैचेस जो हैं वो भी कराची में खेले जाएंगे। फिर दूसरी मरतबा टीम अप्रैल में आएगी जिसमें 10 मैचेस खेलेगी न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें 5 T20 और 5 वनडे होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद गफ्फार, अपडेट कर रहे थे। कीवी टीम पाकिस्तान इस वक्त पहुंच चुकी है, थोड़ी देर में ही पहुंच रही है गालिबन, और जाहिद भी एयरपोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं। और अब देखना यह है कि पाकिस्तानी टीम की स्ट्रैटेजी क्या होगी। जिस तरह से इंग्लैंड की टीम से हमें शिकस्त हुई है, बोर्ड में तो तब्दीलियां हम देख रहे हैं, कि पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है उस तक भी ये इफेक्ट हम देख सकेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं अफगानिस्तान का, जहां पर तालिबान हुकूमत की जानिब से एक ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं जहां पूरी दुनिया में उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ख़वातीन के लिए यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे बंद करने पर उन्हें आलमी सतह पर शदीद तनकीद का सामना
करना पड़ रहा है, जिसमें अमेरिका, पाकिस्तान, बरतानिया, कतर और अक़वाम मुत्तहिदा समेत इंसानी हकूक़ की जो आलमी तंजीमें हैं वो ये कह रही हैं कि तालिबान के इस इक़दाम पर उन्हें खासी तशवीश है। तालिबान की जानिब से निजी और सरकारी जामियात के दाखिली रास्तों पर इजाफी सिक्योरिटी भी तैनात की गई है, ताकि जो ये पाबंदी का मामला है इसके बावजूद यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले की कोशिश करने वाली जो तालिबात हैं उनको रोका जा सके। ये एक काबिल मज़म्मत अमर है, जिसकी जानिब जो हम देख रहे हैं कि आलमी बरादरी भी इस पर सरापा एहतजाज हमें दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और साथ ही साथ तालिबान की वजारत तालीम ने मंगल को एक हुक्मनामा जारी करके जामियात समेत आला तालीम के जो दीगर तालीमी इदारों हैं उसमें ताहुक्म इंसानी तालिबात को दाखिल होने से रोक दिया था। और तालिबान ने अमरीका के साथ फरवरी 2020 में तय पाए वाले दोहा मुआहिदे में यह वादा किया था कि वो अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़ की पासदारी करेंगे, जबकि जो ख़वातीन की तालीम है उसकी भी मुखालफत नहीं करेंगे। गुज़श्ता बरस इक़्तिदार में आने के बाद तालिबान ने ख़वातीन की तालीम पर पाबंदियाँ आयद करते हुए पहले लड़कियों के लिए सेकेंडरी स्कूल्स बंद किए, जिसके बाद अब तालिबात के जामियात पर भी दाखिले की पाबंदी आयद कर दी गई है। और बिल्कुल जिस तरह से नबी आपने मुआहदे की बात की है कि जब ये मुआहदा हो रहा था तो तब ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि इंसानी हकूक़ की जो पासदारी है वो की जाएगी, और यही फिर अमेरिका की जानिब से भी कहा गया था, आलमी बरादरी की जानिब से भी ये कहा गया था कि तब ही हम भी अफगानिस्तान के साथ चलेंगे, अफगानिस्तान को अपने साथ लेकर चलेंगे और उनके जो मुतालबात हैं वो भी मानेंगे, अफगानिस्तान की मदद करेंगे अगर वो कोई भी इस तरह का स्टेप नहीं लेंगे। लेकिन ये काबिल मुज़म्मत अमर है कि जो वहाँ पर लड़कियाँ मौजूद हैं उनको स्कूल्स में नहीं जाने दिया जा रहा, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाने दिया जा रहा, तालीम हासिल नहीं करने दी जा रही, जो अहम बुनियादी सहूलतें हैं उससे उन्हें रोका जा रहा है। देखा इन पास जब अमेरिकी फौज का भी इनखला हुआ और तालिबान हुकूमत सारी मामला जब अफगानिस्तान में तय पाए गए तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे मामलात, पिक्चर्स, वीडियोस वायरल हुई खवातीन की, खासकर तालीम के हवाले से यही कहा गया कि खवातीन को तालीम हासिल करने से नहीं रोका जाएगा, ताहम जो पर्दा है उसकी पासदारी का ख्याल रखा जाएगा। टीवी पर देखा हमने बिल्कुल, और इसको एक पॉजिटिव करने की कोशिश की गई, लेकिन हम एक्चुअल सिचुएशन या फैक्ट की अगर बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि तालिबान की भी एक्चुअली दो ग्रुप्स हैं, जिनमें से एक ग्रुप ये चाहता है कि खवातीन वहां पर अपनी तालीम मुकम्मल करे, तालीम हासिल, जबकि जो दूसरा ग्रुप है वो एंटी इस बात के दिखाई दे रहा है। ताहम जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उन्होंने भी इस हवाले से बात की है, इन अमेरिका आवाज बुलंद की है और इस हवाले से बात करते हुए हमें बहरहाल दिखाई दी है। प्रोग्राम में अनवार इसके साथ ही अब ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हेल्थ के सेगमेंट में आज हम बात करेंगे सर दर्द के हवाले से। और नबीहा, दर्द किसी भी किस्म का हो वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देह होता है, लेकिन कुछ अरसे पहले ही हमने सुनना शुरू किया है माइग्रेन की जो एक प्रॉब्लम है लोगों को बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, जिसे गालिबन आधे सर का दर्द भी कहा जाता है। बिल्कुल, और इतना वो डिप्रेसिंग दर्द होता है जिसमें जिसको भी ये होता है दर्द, वो ये कहता है कि लाइट्स ऑफ कर दी जाएं, उसकी आंखों में लाइट्स ना पड़ें। तो किस किस्म का ये दर्द है और किन वजूहात की वजह से ये होता है? से कुछ अगर खाने के हवाले से लोग थोड़ा सा नॉलेज रखते हो, ऑब्वियसली जो एक्सपर्ट हैं या डॉक्टर्स हैं वो बेहतर गाइड कर सकते हैं कि अगर इस दर्द का अगर कोई पेशेंट है तो कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम्स हैं जिनसे अवॉइड करना चाहिए और कुछ का इस्तेमाल करना चाहिए, तो उससे एटलीस्ट रिलीफ मिल सकता है। लेकिन कम्प्लीटली जाएगा ये अभी इस हवाले से कोई रिसर्च सामने नहीं आई है। बहरहाल हम इसी दर्द के हवाले से बात करेंगे कि इसकी रीजंस क्या है, क्या ये स्ट्रेस कॉज की वजह से होता है। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है प्रोफेसर मोहसिन बंदयाल ने हमें ज्वाइन किया है। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किस तरह से देख रहे हैं माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ती जा रही है, और जो रिसर्च भी है वो ये कहती है कि जो ख़वातीन को है इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम है? जी, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माइग्रेन इस वक्त न्यूरोलॉजिकली जो है वो सबसे ज़्यादा डिबिलिटेटिंग हेडेक है। इसकी वजह से हमारी जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स हैं, यानी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर है। और अगर हम इसके आदादो शुमार की तरफ जाएं तो ऑलमोस्ट 15% वर्ल्ड वाइड यानी 1 बिलियन लोग इससे मुतासिर हैं।
और जहां तक आप ये देखते हो कि ये मर्दों और औरतों में इसकी शरह, तो प्यूबर्टी से पहले यानी सने बलूगत से पहले ये बच्चों में, लड़कों में कॉमन है, और आफ्टर प्यूबर्टी ये औरतों में 2 से 3 गुना ज्यादा मर्दों से ज्यादा जो है वो पाया जाता है। और वजूहात माइग्रेन की यानी दर्द शकीका की, या जो आम अल्फाज में हम उसको आधे सर का दर्द कहते हैं, वो काफ़ी जो है ना वो ट्रिगर फैक्टर्स हैं। हमें उन ट्रिगर फैक्टर्स पे बात करनी चाहिए, हमें उन ट्रिगर फैक्टर्स को ढूंढना चाहिए कि वो ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं। डॉक्टर साहब, यूजुअली कौन से वो ट्रिगर फैक्टर्स हैं जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि बात करना ज़रूरी है? कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये दर्द शुरू होता है या ट्रिगर हो जाता है? क्या इसमें स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है? अगर स्ट्रेस एक शख्स मुसलसल ले रहा है तो क्या ऐसा शख्स जो है वो उसको ज्यादा ट्रिगर करेगा आधे सर का दर्द? बिल्कुल ठीक है ये आप। होता ये है कि कॉज जो है, वजह क्या है माइग्रेन की, ये अभी तक साइंस को नहीं पता। हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली थ्योरीज हैं, 3-4 हाइपोथेसिस होती हैं, लेकिन एग्जैक्ट वजह क्या है इसको हम नहीं जान सकते। लेकिन एक मरीज ये जान जरूर सकता है कि मेरा जो माइग्रेन है इस वजह से ट्रिगर कर सकता है। अब उसमें जहां तक स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो जहां तक इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, दोनों तरह का स्ट्रेस माइग्रेन को वर्सन करता है। उसके साथ साथ कुछ फूड आइटम्स हैं वो मरीजों को या पेशेंट्स को जो होता है उससे ट्रिगर करते हैं, जिसमें हमें कैफीन है, चॉकलेट है, चीज है, कॉफी है। हमें मरीजों को उसको अवॉइड करने का कहना पड़ता है। यूजुअली हम देखते हैं कि बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि जब भी सर में दर्द होता है महसूस, तो हम चाय का इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली हमारे यहाँ जो ज़्यादातर लोग हैं वो कॉफ़ी की निस्बत चाय का इस्तेमाल करते हैं, और बनिस्बत कॉफ़ी के चाय में कैफीन कम है। तो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि जो लोग आधे सर के दर्द की तकलीफ में मुब्तला हैं उनको कैफीन के बिल्कुल करीब चॉकलेट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये उनका ट्रिगर पॉइंट है, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे। बिल्कुल। देखिए, चाय तक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीज है, लेकिन हमारे मुताबिक चाय का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मॉडरेट अमाउंट्स में, माइल्ड टू मॉडरेट में आप 1-2 कप चाय का पी सकते हैं। कॉफी को यूजुअली अवॉइड किया जाता है, कॉफी जो है ना ट्रिगर ज्यादा करता है। और उसके साथ एक और बहुत ही कॉमन चीज है कि हम कुछ ओवर स्लीप और अंडर स्लीप, ज्यादा सोना और कम सोना, ये दोनों ट्रिगर करते हैं माइग्रेन के अटैक्स को। तो एक तो अपनी नींद 6 to 8 आवर्स की अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग जो पूरी रात पढ़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे, उसके बाद उनको लाजमी, खास तौर पे मंडेज को, जो हम ऑफिस में आते हैं, पीछे वीकेंड्स होता है, तो मंडे ट्यूसडे बहुत खराब गुजरते हैं माइग्रेन वालों के, कि अच्छा जी लेट नाइट या तो वो जागते रहे हैं, मूवी देखते रहे हैं, नींद उस तरह पूरी नहीं हो सकी है। तो और इसी तरह कुछ ओवर स्लीप होना, अगर आप बहुत ज्यादा सोते हैं तो वो 8 घंटे से ज्यादा, तो वो भी बजाते खुद माइग्रेन को वर्सन करता है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी तक किसी रिसर्च में भी ये सामने नहीं आ सका कि इसकी रीजंस क्या हैं, तो फिर इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस साथ साथ मेडिसिन में किस तरह से होने चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, जहां तक मेडिसिन का ताल्लुक है, एक तो सबसे पहले जो हमें एज ए न्यूरोलॉजिस्ट या एज ए डॉक्टर हमें जो डर होता है कि हमें जो प्राइमरी हेडेक्स हैं, जो खतरनाक किस्म की हेडेक्स हैं, उनको पहले रूल आउट कराना होता है। घर बैठे माइग्रेन का डायग्नोसिस या तशखीस खुद नहीं कर लेनी। माइग्रेन से ज्यादा जो है ना वो परेशान कुन जो हेडेक्स होते हैं, एक अगर हमें कोई ऐसा दर्द हो रहा है जो बहुत शिद्दत का है, जैसा लगेगा कि हमारा सर फट रहा है, तो जब तक कोई डॉक्टर उसको एस्टेब्लिश ना करे, हमें सिर्फ जो है ना वो अपने नॉलेज के मुताबिक उसको माइग्रेन डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले काफी और प्रिवेंटेबल और प्राइमरी हेडेक्स होती हैं जिनको हमें देखना चाहिए। उसके बाद जहां तक इसकी ट्रीटमेंट का ताल्लुक होता है, तो हमें इसकी ट्रीटमेंट को, एक तो हमारे बात हो गई कि हमें ये पता है कि उसके ट्रिगर फैक्टर्स को हमने अवॉइड करना है, ठीक है। उसके साथ साथ 2 तरह की ट्रीटमेंट्स होती हैं। एक ट्रीटमेंट हम कहते हैं अबॉर्टिव थेरेपी, कि जब अटैक हो गया तब हमने क्या करना है। उसके लिए सबसे पहला काम तो ये है कि हमने कोई भी ओवर द काउंटर जो पेन किलर्स हैं, जैसे पैरासिटामोल है, ब्रूफेन है, या और ऐसी दवाइयां जो कि पेन किलर्स जो नॉर्मल ओवर द काउंटर हमें बगैर प्रिस्क्रिप्शन के अवेलेबल हैं, हमें वो इस्तेमाल करनी है। अगर हमारा अटैक उससे बेहतर हो जाता है,
तो वेल एंड गुड, उसके बाद वरना फिर हमारी ट्रिप्टैन्स होती हैं, कुछ और किस्म की दवाइयां होती हैं, हमें वो इस्तेमाल करनी होती हैं। लेकिन जो मेन उसका ट्रीटमेंट है उसको हम कहते हैं प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी। प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी के लिए हमें एक डॉक्टर कुछ 6 से 12 महीने के लिए दवाइयां प्रिस्क्राइब करता है, हमें उसके मुताबिक वो चलना है ताकि हमारी ये जो अटैक्स की फ्रीक्वेंसी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और उसकी शिद्दत में कमी आती जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी हम वेदर देख रहे हैं, हमारे यहाँ गर्मी भी शदीद होती है, सर्दी भी एक माह के लिए चाहे आती है लेकिन वो भी शदीद पंजाब में खासकर होती है, इस्लामाबाद में। फिर हम एक स्मोक सीजन भी इस बार देख रहे हैं, फिजाई आलूदगी से भरपूर। क्या ये सारा जो एक वेदर कंडीशंस हैं ये भी ट्रिगर करती हैं मरीज को? एग्जैक्टली देखें, एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर भी हम ये ट्रिगर करती हैं और साथ साथ एक माइग्रेन से मिलती जुलती एक हेडेक होती है, हम उसको साइनसाइटिस, साइनस हेडेक कहते हैं। वो बहुत कॉमन है आजकल की, क्योंकि मौसम के लिहाज से हमारे जो साइनसेस हैं यानी वो भी काफी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि अच्छा ये माइग्रेन के अटैक हैं, जबकि ये साइनस की वजह से, साइनस इन्फेक्शन की वजह से, साइनसाइटिस जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से चीजें हो रही होती हैं। तो वो भी बहुत कॉमन है और वो बहुत कॉमन उन लोगों में है जो लोग एलर्जी के मरीज हैं, जिनको एस्थमा है, पहले कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं या जिनको नाक कान गले के इश्यूज रहते हैं, तो वो स्मॉग में, विंटर सीजन में, तो वो चीजें भी उनकी वर्सन होती हैं। हमें थोड़ा सा हमें ये भी देखना है क्या ये वाकई माइग्रेन है या साइनसाइटिस की तरफ तो नहीं जा रहे हैं मरीज। ठीक है, ये भी बताइएगा जिन लोगों को मुस्तकिल तौर पर माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है या साइनसाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, आपके अपने एक्सपीरियंस पे आपने क्या देखा है कि किस तरह से ये जो मर्ज है कितना मजीद डैमेजिंग हो सकता है उनके लिए अगर इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता? अच्छा देखें, जहां तक माइग्रेन का ताल्लुक है तो ये माइग्रेन कोई लाइफ थ्रेटनिंग तो खुदा ना खास्ता हेडेक है नहीं कि इससे, लेकिन ये खास तौर पे हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये बहुत ज्यादा इससे डिस्टर्ब होती है। वो लोग जो प्रोफेशनल हैं, और ये क्योंकि यंग एज में होता है, ज्यादातर ये 18 to 24 में शुरू हो जाता है, 34-30s में जाके ये अपने पीक पे जाता है। तो वो लोग जो पहले ही प्रोफेशनली बहुत एक्टिव हैं, जिन्हें अपने प्रोफेशन में एग्जर्ट करना है, डेली लाइफ में एग्जर्ट करना है, उनके लिए तो ये प्रोफेशनली थोड़ा सा बहुत ज्यादा परेशान कौन हो सकता है, क्योंकि वो हर दूसरे दिन अगर उनको माइग्रेन का हेडेक होता है तो हर सूरत उनको वो अपनी उस वक्त ड्यूटी से ऑफ लेना पड़ेगा। माइग्रेन के अटैक के साथ अपने काम या अपने वो नहीं अंजाम दे सकते हैं। तो इसके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है अगर माइग्रेन की प्रॉपर ट्रीटमेंट ना की जाए तो। ठीक, अच्छा डॉक्टर मोहसिन, अब बच्चों का अगर जिक्र किया जाए तो आजकल के जो बच्चे हैं, खासकर स्कूल गोइंग किड्स, वो भी कंप्लेन करते हुए दिखाई देते हैं माइग्रेन के हवाले से या सरदर्द के हवाले से। तो इसके क्या रीजंस हैं? आप क्या समझते हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है या गैजेट्स में उनकी ज़िंदगी घिरी हुई है? और बच्चों के हवाले से खासकर ट्रीटमेंट आप क्या रिकमेंड करेंगे? एग्जैक्टली, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, बच्चों में माइग्रेन कॉमन है और मैंने जैसे पहले बताया है कि बच्चों में प्यूबर्टी से पहले और ऑलमोस्ट 16 ईयर्स से पहले जो होता है वो बॉयज में ये ज्यादा कॉमन होती है बनिस्बत गर्ल्स के। और स्क्रीन टाइम ज्यादा होना, फ्लैशिंग लाइट, खास तौर पे जब लाइट्स कमरे की बंद हों और बच्चा गैजेट्स के ऊपर, अपने टैब्स के ऊपर, मोबाइल के ऊपर होता है, तो ये बहुत बड़ा ट्रिगर फैक्टर होता है। तो एक तो ऑप्टिमम जो है ना वो लाइट होनी चाहिए रूम में, और ऑप्टिमम स्क्रीन टाइम अब कितना है, अभी तक हमें साइंस ने ये नहीं बताया कि हेल्दी स्क्रीन टाइम क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल चीजें नहीं आ रही हैं, लेकिन एटलीस्ट 30 मिनट से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। बच्चों के अंदर ट्रीटमेंट्स में शायद वो एक डॉक्टर कर सकता है। सबसे पहले तो ट्रिगर फैक्टर्स को हमें करना है और उसके लिए बिल्कुल माइग्रेन की बहुत बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट मौजूद होती है, वो हम एज के लिहाज से बच्चों के उसमें। और दूसरी कॉमन चीज़ है, बच्चों में साइनसाइटिस वगैरह काफ़ी कॉमन होता है, क्योंकि उनको थ्रोट के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके ENT के प्रॉब्लम, टॉन्सिलाइटिस के प्रॉब्लम होते हैं। तो उसमें भी हमें एलर्जी, साइनसाइटिस, उन चीज़ों को भी रूल आउट करना है कि ये साइनसाइटिस की वजह से हो रहा है या माइग्रेन की वजह से हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर मोहसिन बंदियाल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका यही कहना था कि जो माइग्रेन का जो प्रॉब्लम है वो बच्चों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो हमें अपना स्क्रीन टाइम है उसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, हमें अपनी नींद पूरी करने की ज़रूरत है, हमें अपनी डाइट ठीक रखने की ज़रूरत है, और
जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो उसको आपस में डिस्कस करना चाहिए। अगर कोई मसले मसाइल हैं, जैसे अगर ख़वातीन की बात कर रहे हैं तो ख़वातीन ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, चीज़ों को ज़्यादा सोचती हैं, तो शायद इन चीज़ों पर बात करने से भी रिलीफ मिल सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। अच्छा अनवार, अच्छा म्यूजिक सुनने से भी थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, तो प्रोग्राम में सुरों के रंग भी बिखेरेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे फिटनेस के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियोज में गेस्ट भी मौजूद हैं, डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि नबिया जब सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो हम लोग ड्राई फ्रूट पर अपना हाथ कंट्रोल नहीं रखते, हम लोग हलवे बहुत ज़्यादा खाते हैं, और जो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो कि हमें थोड़ा सा बल्की कर देती हैं, जिनमें मीठा भी बहुत ज़्यादा होता है, और फिर सबसे ज़्यादा बात यह है कि हम मॉडरेट नहीं रहते। हम चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो इस तरह से करते हैं जो कि फिर हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। तो इन तमाम चीजों को अनफॉर्चुनेट बात ये है कि आजकल लोग अपना ना तो डाइट में मॉडिफिकेशन लेकर आते हैं, ना अपने लाइफस्टाइल में लाते हैं, ना एक्सरसाइज करने की आदत अपनाते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीन तरीका आजकल लोगों ने जो ढूंढा हुआ है वो सर्जरीज की जाने भी बल्कि वो जा रहे हैं। तो लाइफस्टाइल में मेजर तब्दीली लोग क्यों नहीं लेकर आते हैं? जिम जाना जरूरी नहीं है, आप घर में भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे, गूगल पे इतने सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, तो महज सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत करने की जरूरत है। देख सकते हैं हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं, आज के शो में भी हम आपको गाइड करने वाले हैं। हाफिज खालिद मलिक इन स्टूडियोज हैं, मिस्टर पाकिस्तान उन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। और बड़ी देर से ही इंतजार किया जा रहा था कि आप आएँ, आपसे कुछ फिटनेस टिप्स लें। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से मौसम की हमने बात की है, मौसम जिस तरह से तब्दील होता है, हम लोगों का रुझान चला जाता है हलवों की तरफ। हम डाइट कॉन्शियस शायद गर्मियों में ही ज़्यादा होते हैं, हम ट्रेनिंग भी शायद गर्मियों में ही ज़्यादा करते हैं, हालांकि जो 12 मौसम है उनमें ट्रेनिंग करने में कोई ऐसी मुश्किल नहीं है और ना ही होनी चाहिए। लेकिन एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है लोगों का कि इस मौसम में एक्सरसाइज करनी चाहिए, इस मौसम में नहीं करनी चाहिए। आप तो जिम की बात करें, मेरे ख्याल से सर्दियों में तो लोग अपने कमर से बाहर नहीं निकलते जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, आपकी जो सबसे पहले आपकी फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है और ओरल हेल्थ है। अच्छा, अब ये चारों हेल्थ जो है ये इंटरलिंक्ड हैं आपस में। जब तक आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो बाकी 3 हेल्थ भी आपकी अच्छी नहीं होगी। उनको वो डिपेंडेड है आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर, और फिजिकल हेल्थ का अच्छा होना ज़रूरी है। अब वो कैसे अच्छा हो सकता है, जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन किया, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, फिजिकल हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी, सबसे अहम जो है आपकी न्यूट्रिशन है। करेक्ट। आप खा क्या रहे हैं, आपकी क्वांटिटी क्या है। अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ें बनाई हैं सारी खाने के लिए बनाई हैं, सारी खाने के लिए बनाई है ना। अच्छा, हमारे कहने से किसी ने छोड़नी भी नहीं है, और हम छुड़वाएं भी क्यों? देखिए, बंदा लाहौरिया और खाए ना, ये पॉसिबल हो नहीं सकता। अच्छा, मैं सिर्फ कहता हूँ कि आप जो भी खा रहे हैं ना उसकी मिकदार कम कर दें, उसके पोर्शन छोटे कर दें, उसके मील छोटे कर दें। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल 3 मील खा रहे हैं तो उसको 6 पे डिवाइड कर लें, यानी टोटल 6 कर देना। ठीक है, 3 को 6 पे ले जाएं, आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, उससे आप ओवरवेट नहीं होंगे। आपके बहुत सारे नुकसान जो हम ओवर ईटिंग से करते हैं वो नहीं होंगे। देखिए, ओवर ईटिंग एक ऐसा जहर है जो हम अपने अंदर पाल लेते हैं, और वो किसी वक्त भी फट सकता है इंसान के लिए। और मोस्टली जो आजकल आप देखें, बड़ी कॉमन सी बात है कि आप सुनने को मिल रहा है आपको, जो हार्ट अटैक है जी, यानी यंग बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है, कॉमन हो गया है। यानी अनवर भाई, हम पहले सुनते थे कि ये आफ्टर 60-70 लोगों को होता था, 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, लेकिन अब यंग बच्चों को सुनने को मिल रहा है 20 साल, 18 साल। उसकी शायद सबसे बड़ी वजह ये भी है कि हमने जो अपना जो डाइट स्टाइल है वो बहुत ज्यादा चेंज कर लिया है। हम बहुत इजी वे में चले गए, हम जंक फूड की तरफ चले गए हैं कि मार्केट में जल्दी और इजीली अवेलेबल है, हम वही खा लेते हैं। अगर हम ऑफिस में बिजी हैं, हम किसी काम के लिए बाहर निकले हैं, हम जंक फूड को बहुत ज्यादा चलना पसंद नहीं है, चलना भी पसंद नहीं है, बिल्कुल हमें पसंद नहीं है। इसका जो वन ऑफ द मेन रीजन है, और इसके साथ साथ ये भी है कि अनवर, हम जो खाते हैं, जैसे आपने बात की कि
रोक के हाथ खाया, मतलब कि नहीं ठीक है, और उसके बाद मीठा खा लिया अचानक से बहुत ज्यादा। हम जन्नत पाना चाहते हैं लेकिन हम मरना नहीं चाहते। बिल्कुल सही है। देखिए, जन्नत पाने के लिए आपको मरना जरूरी है। हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से लाइफस्टाइल गुजारें और हम फिट भी रहें, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक। देखिए, आपको फिट रहने के लिए जो पे करना पड़ता है वो क्या है? सबसे पहले आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है आपकी न्यूट्रिशन के ऊपर, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर। खुशी है, गमी है, कुछ भी है। आज गोरा कामयाब क्यों है? क्योंकि वो रोटी खाए ना खाए, उसने मल्टीविटामिन्स खानी है, एक्सरसाइज सुबह मॉर्निंग में जरूर करनी है। करेक्ट। आप देखें, सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने वाले बंदे कभी बूढ़े नहीं होते। सर जी, अगर वो एक्सरसाइज नहीं भी करें तो हमने उनकी रूटीन देखी है कि गोरा ग्राउंड में जाके या कहीं पर जाकर वो 1 घंटा 60 मिनट या 40 मिनट कम से कम वो चलेगा जरूर अपने पेट्स को लेके। ये उनकी एक नॉर्मल कॉमन प्रैक्टिस है। वॉक इतनी जबरदस्त एक्सरसाइज है, आपके हार्ट की, आपके सर के बाल की, आपके पाँव के नाखून तक की एक्सरसाइज है। जस्ट वॉक। वॉक का सिंपल कुलिया मैं बता देता हूँ, जितनी एज है आपकी उतने मिनट वॉक करनी है। यानी इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं सिंपली बता देता हूँ, जिसकी जितनी एज है उतने मिनट वॉक करें, आप फिट हो जाएंगे। ये तो आपने अच्छी बात बताई है, लेकिन लोग अपनी उम्र नहीं बताएंगे। बहुत से लोग कहेंगे आज मैंने 20 मिनट वॉक की है बस। अच्छा, गर्ल्स तो शायद ना बताएं, लेकिन 16 मिनट बिल्कुल। अब मेरा ख्याल है 20 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाएंगी, कुछ भी हो जाए जी। अच्छा, उसके लिए देखें, सुबह मॉर्निंग की वॉक जो है, मैं सबको कहता हूँ, लोग पूछते हैं कि सर वॉक का बेस्ट टाइम क्या है? मैं कहा जो आपको मिल जाए वो सबसे बेस्ट। ना करने से तो बेहतर है कि कुछ किया जाए। देखिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब मैं कह दूं जी मॉर्निंग वॉक है, आप कहें जी मॉर्निंग गुजर गई, हमने सो के गुजार दी है, बाकी 24 घंटे हमने अपनी मर्जी से गुजारने, ऐसा नहीं है। जब टाइम मिले आपको, आप वॉक करें। देखिए, हमारा लाइफस्टाइल जब तक मॉडिफाई नहीं होगा, हम फिट नहीं होंगे भाई। आप कितनी ही अच्छी मेडिसिन खा लें, कितनी ही अच्छी डाइट खा लें, कुछ भी कर लें, सबसे बड़ा मेन कल्प्रेट जो है हमारे अनफिट होने का आपकी स्लीप है, नींद। यानी जिसके ऊपर हम सोचते भी नहीं है। हम अच्छा खा लेते हैं, अच्छी एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन यू नो दैट कि अगर हमारी स्लीप अच्छी नहीं होगी तो हमारी बॉडी जो है, ये अल्लाह की जो खूबसूरत बनाई हुई एक मशीनरी है, ये वर्किंग नहीं करेगी सर। बिल्कुल, इसका वर्किंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा। सेकेंडली, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म सिर्फ अच्छी डाइट से, अच्छे न्यूट्रिशन से, अच्छी स्लीप से हो सकता है बेटर। ठीक है। यानी इसको बेटर करने के लिए हमारी जब तक 6 to 8 आवर की स्लीप नहीं होगी, ये बेटर हो ही नहीं सकता। अच्छा, बहुत सारे लोगों का जो एक कॉमन मसला है, खवातीन भी इसमें आ जाते हैं, इसमें मर्द भी आ जाते हैं, और जिस तरह के अनवा ने जंक फूड का जिक्र किया, अब तो हमारे बच्चे भी ओबेसिटी का शिकार है। ये जो पेट की बढ़ी हुई चर्बी है, इसके क्या रीजन है? और अगर घर में बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जो अभी भी हमारी इतनी गुफ्तगू सुन के फिर भी जिम नहीं जाएंगे, तो क्या घर में इसको कम करना उतना ही आसान है और कैसे? अच्छा, देखिए, थोड़ा मुश्किल है ना, मुमकिन नहीं है। यानी मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप कमिटमेंट कर लेना, और अगर आप कमिटमेंट से आप ऑनर कर रहे हैं अपनी कमिटमेंट को, ऑनेस्ट है अपने आप के साथ। देखिए, अगर आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट नहीं है तो आप फैमिली के साथ भी ऑनेस्ट नहीं हो सकते, आप अपने वर्क के साथ भी ऑनेस्ट नहीं हो सकते। देखिए, ओबेसिटी जो है, इसका सबसे मेन कल्प्रेट जो है वो आपका जंक फूड है। ठीक। जंक फूड मतलब मेरी नजर में तो बिल्कुल जहर है, लोग फिर भी खा रहे हैं। बिल्कुल। यानी देखिए, हम पैसे खर्च करके हम मौत खरीद रहे हैं, पैसे खर्च करके बच्चों को अपने हाथों से। अब ये तो हमने डाइट बेस्ड बातें कर ली कि हमारी डाइट किस तरह से होनी चाहिए, हमें किस तरह से कंट्रोल रखकर खाना चाहिए। अब जो दूसरा मामला है जिसके लिए आपको खास तौर पर बुलाया गया है कि आप हमें डेमोन्स्ट्रेट करके बताएं कि जो एक्सरसाइज करने के कुछ तरीके हैं, जिस तरह से लोग ये चाहते हैं कि वो डेली बेसिस पर अपने जो तमाम मसल्स हैं उनको हिट कर लें, शायद उतनी कह लें कि सख्ती के साथ नहीं, उतनी हार्ड एक्सरसाइज नहीं वो करना चाहते, लेकिन अपनी तमाम बॉडी को वो वार्म अप भी कर लें। और जब हम जिम्स में जाते हैं तो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि वार्म अप ही हम शुरू करते हैं चिन अप से, हम पुशअप से, सिटअप से, जो मेरे हिसाब से तो शायद ठीक नहीं है और यकीनी तौर पर ये नहीं सही, लेकिन उसमें फिर हमें किस तरह से वार्म अप किस तरह से करना चाहिए, तो अगर आप हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं। श्योर। इसके लिए मैं आपको 2-3 बातें सिर्फ बताना चाहता हूँ कि जो हम मेजर मिस्टेक्स करते हैं, यानी बिगिनर है या आप ट्रेनर हैं, आप मेजर मिस्टेक सबसे बड़ी ये है कि हम एक तो अपनी जो वेट ट्रेनिंग है, हम समझ लें कि अपनी ईगो जो है, मैं हमेशा कहता हूँ जिम से बाहर छोड़ के आए हैं। बिल्कुल, एक चीज़। दूसरा बड़ा कॉमन ट्रेंड है कि हम क्या करते हैं कि हम जिम की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बनाना केले खा रहे होते हैं बड़े शौक से। 2-4 केले खा लिए, ट्रेनिंग शुरू कर दी। जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होंगे, वो आपकी बॉडी को एनर्जी कैसे
देंगे। बिल्कुल। अच्छा, उसके लिए उसका डाइजेस्ट होना जरूरी है। थर्ड ये है कि लोग वार्म अप नहीं करते, लोगों को पता नहीं है। मतलब हमारे ट्रेनर जो हैं उनको बच्चों को ट्रेन करना चाहिए कि स्ट्रेचिंग कितनी जरूरी है, वार्म अप कितना जरूरी है और उसके बाद एक्सरसाइज है। क्विकली अगर हम डेमोन्स्ट्रेट कर दें हमारे एक्टिविटी एरिया में आके Sure, थोड़ा बहुत अगर हम गाइड मैं बिल्कुल आपको सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेचिंग बताता हूँ, स्ट्रेचिंग कितनी जरूरी है, उसके बाद वार्म अप कितना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, ये खवातीन और मर्द ये दोनों के लिए बेसिकली दोनों के लिए घर में जो दो लोग घर में स्टार्ट करना चाहते हैं, स्ट्रेचिंग दोनों के लिए ही ठीक है। स्ट्रेचिंग के लिए सबसे पहले जो है हम अपनी नेक जो है, हमारी नेक और शोल्डर में अगर पेन है तो आपकी स्ट्रेचिंग में ही बाहर आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा आपने आगे चलना है कि नहीं चलना। ना कि आप इंजरी करवा के वापस आए और आप बाद में कहें 1 महीना बेड पे पड़ना, उससे पहले जरूरी है कि स्ट्रेचिंग आपको बताएगी। ठीक है। देखिए, हम नेक को मूव करेंगे, ओके, यानी 6 to 8 टाइम हम अपनी नेक को मूव कर लिया। उसके बाद हम अपने शोल्डर जो है इनको हम मूव करेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। हमारी चेस्ट जो है इसको हम थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। अच्छा, ये सारी स्ट्रेचिंग है। तकरीबन कितने मिनट्स के लिए एंटी स्ट्रेचिंग होनी क्लॉकवाइज चाहिए? ये 10 मिनट का आपकी स्ट्रेचिंग है और उसके बाद फिर आप वार्म अप शुरू करेंगे। अच्छा, इस 10 मिनट में आपकी नेक, आपके शोल्डर, आपकी आर्म्स, आपकी एल्बो, अगर किसी जगह भी पेन है तो आपको फौरी पता चल जाएगा। और ये 10 मिनट पहले करनी है और 10 मिनट ये 10 मिनट आपने जस्ट स्ट्रेचिंग करनी है, उसके बाद 10 मिनट का आपका वार्म अप है और फिर ट्रेनिंग है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि हम लेग्स को थोड़ा हम टच कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद आप पुशअप्स कर सकते हैं, प्लैंक्स कर सकते हैं, आप डेडलिफ्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो अपर बॉडी की 4 पार्ट्स हैं, चेस्ट है, विंग्स है, बाजू है और शोल्डर है। ये चारों पार्ट्स जो हैं जस्ट पेयर ऑफ डंबल के साथ हम ये चारों ट्रेनिंग पेयर ऑफ डंबल के साथ हम ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है। और उसके लिए अगर टाइम है तो मैं चारों एक्सरसाइज कर देता हूं। बस हमारे पास बहुत कम टाइम है, आपको पता है शो का जो फॉर्मेट है, तो हम इसको क्विकली बस रैप अप करेंगे। अच्छा, उसमें ये है कि मैं जस्ट आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आपने शोल्डर मसल को ट्रेन करना है जी, तो सबसे पहले हम साइड लैटरल करेंगे। ठीक है। साइड लैटरल के साथ फ्रंट रेजेस। ठीक है। उसके बाद हम डंबल प्रेस कर सकते हैं। ये जस्ट हम शोल्डर को ट्रेन कर रहे हैं, शोल्डर मसल को। ठीक है। अगर आप आर्म्स को करना चाहते हैं तो ये होगी हमारी बाइसेप्स की ट्रेनिंग। और खवातीन आहिस्ता आहिस्ता अपना वेट इंक्रीज कर सकती हैं। यानी ये वो ट्रेनिंग है जो जस्ट पेयर ऑफ डंबल से आप घर बैठ के इजीली कर सकते हैं। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो वाटर बॉटल भी रख सकते हैं। श्योर, वाटर बॉटल भी रख सकते हैं। ये पहले सिंगल किया, फिर हमने डबल कर लिया। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप ये ट्राइसेप के लिए अच्छा, और ये कितने रैप्स करेंगे हम, जितनी सारी आप एक्सरसाइज बता रहे हैं? 10 to 12 और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे ग्रेजुअली। टाइम शॉर्ट होने की वजह से चूंकि मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा, मैं जस्ट आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। आप घर बैठ के इसको 10 to 12 जो रेपिटेशन है ये आप कर सकते हैं इजीली। मकसद है ना कि सिर्फ मोटिवेट तो किया जाए देखने वालों को कि घर में भी ये सब कुछ किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात पता है कि एंगल की है, सबसे अच्छी बात जो है ना, आपका एंगल जो है ना ये परफेक्ट होना जरूरी है। अच्छा जी। सेकंड ये है भाई, ये हमने चेस्ट के 2 सेट कर लिए, 2 हमने शोल्डर के कर लिए, अभी हम 2 चेस्ट के कर लेते हैं। ठीक है। ये हम फ्लाई डबल कर रहे हैं, सिंपल फ्लोर के ऊपर लेट के। ठीक। ये फ्लाई डबल हो गए। यहीं पे बेंच प्रेस। यस, चूंकि बेंच ना होने की वजह से मैं जी, लेट के कर रहा हूँ।
इसलिए कि जो घर में लोग मौजूद हैं उनके पास तो इतनी इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल तो ऐसे ही। उन्हीं के लिए ये देखिए ना, जिन लोगों को, जो लोग जिम नहीं जा सकते हैं, जी। उनके पास एक्सक्यूज ना रहे। अच्छा, चूंकि टाइम कम है, मैं जरूर जानना चाहूंगी कि पेट के लिए जरूर क्रंचेस कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन मसला है तमाम लोगों का। अगेन अच्छा, पेट के लिए क्विकली पेट के लिए आप सेटअप्स कर सकते हैं, ठीक। क्रंचेस कर सकते हैं, लेग रेज कर सकते हैं, हील टच कर सकते हैं, सीजर कर सकते हैं। तो ये बड़ी कॉमन ट्रेनिंग है सारी। लेकिन प्लैंक्स एक ऐसी ट्रेनिंग है आप अपने बेड के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक और प्लैंक्स करने से आपका कोर हमेशा फिट रहेगा। फिट रहेगा। ठीक हो गया। लड़की है, लड़का है। थैंक यू सो बहुत मच शुक्रिया हाफिज खालिद मलिक हमारे साथ साहब। इन स्टूडियोज थे और हमने डेमोन्स्ट्रेट करके भी आपको दिखाया कि घर में भी आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। यही नहीं है कि हमें स्पेसिफिकली जिम जाने की ही जरूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चावल आपको रोटी पर भी हाथ दोबारा जरा join करते हैं। थोड़ा सा हौला रखें। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जनाब जरा थोड़े से सिरों के रंग बिखेरेंगे हम लोग हमारे शो में। नियो पाकिस्तान, स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। तो अनवार, कुछ दिन पहले जी। मैंने सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत से गाने की एक बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो देखी जो मेरे बिल्कुल। दिल को लिटरली भा गई। बहुत सारे व्यूज इस वीडियो को चंद दिनों में ही ऐसे मिले। क्या कमाल popular की हो गया, बहुत आवाज, famous हो कमाल गया, की बिल्कुल। आवाज और कमाल की वीडियो आपको प्रोग्राम में भी दिखाएंगे। कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था, क्योंकि जब अभी मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी ब्रेक में जब वीडियो, तो मैंने नबिया से यही डिस्कस किया कि बहुत ही अच्छा इस वीडियो को मतलब फिल्माया गया है। और अगर लोकेशन की बात करें तो इस तरह से लग रहा है कि बैंकॉक में जाके इसकी शूटिंग की गई है। काफी इस पर मेहनत की गई है इस वीडियो पर। गाने का जो टाइटल है वो है सुकून, हसन और है, अगर इसकी रोशान वीडियो है। को देखें तो वाकई वीडियो को देख के भी सुकून मिल रहा है। इतनी सूदिंग वॉइस है जो प्लेबैक सिंगिंग की, उसको भी सुनकर सुकून मिल रहा है। तो हसन और जो सितारे आप इस वक्त रोशान, नियो की टीवी पर देख रहे हैं, हसन और रोशान, Part ये of the हमारे song. साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। हसन, रोशान, वेलकम टू morning. नियो पाकिस्तान। तो फाइनली सुकून मिला। बहुत सुकून मिला था। ठीक है। कांग्रेचुलेशंस के इतना अच्छा रिस्पॉन्ड मिल रहा है गाने को, वीडियो को। हम खुद भी सरप्राइज हु इज बिहाइंड द आइडिया? ऑफ द वीडियो। यस, एंड सॉन्ग And the song. ऑब्वियसली। वेल, वीडियो का ये था कि हम बैठे थे ब्रेनस्टॉर्म करने डायरेक्टर के साथ। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट, हमें कोई आइडिया नहीं था करना क्या है। इतना हमें पता था कि इट हैज टू बी पानी से कुछ रिलेटेड होएगा और हम एक बोट में होंगे, बिकॉज बीट से ना झूम रही होगी बोट। हाँ, बीट में जरा एक फील आती थी कि होती जैसे आप हल्का हल्का पानी के ऊपर झूम रहे हो। वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। फिर हमने उसको फर्दर डेवलप किया। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट वाज के जिस तरह हम सारे ट्रैवलर्स हैं, राइट? हम सारे एक तरह से द लेक कैन सिंबलाइज लाइफ। बोट के अंदर हम सारे जा रहे हैं। शे, हसन और मैं, हम एक तरह से मुसाफिर थे वीडियो में। और डायरेक्टर ने साथ एक गोल्ड फिश का एक साथ कैरेक्टर ऐड कर दिया था जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते थे। अच्छा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े हमारे घर में देखने वाले जो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं होते हैं, तो शायद उनकी नजर से सॉन्ग वीडियो ना गुजरी हो। तो अनवार, मेरे ख्याल से पहले इनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि थोड़ा सा गुनगुना भी दें साथ साथ। बिल्कुल, तो वीडियो भी साथ शेयर करेंगे, गाना भी सुनते हैं। सो प्लीज आपसे लाइव सुनेंगे हम। चलो लाइव करते हैं। चलें सुकून, थोड़ा सा सुकून। जिंदगी है कितनी हंसी है, फिर भी कहीं अजब तन्हाई कैसी वीरानियां। चुपके से ये मुझसे कहे अगन दिल की सुलग जाने दे कैसी वीरानियां। तू ही है सुकून मेरा, तू ही है कयाम वे, घर जो सवार दे तू बरस गयाब वे। कभी तो दरार दिल की पाएगी दरिया, कभी तो दरार दिल की पाएगी दरिया। हो जिंदगी है कितनी हंसी है, फिर भी कहीं अजब तन्हाई कैसे क्या बात है।
जबरदस्त, amazing, very ब्यूटीफुल वॉइस beautiful बहुत voice. सारे लोगों के साथ शोज किए हैं और बहुत सारे लोग कतरा जाते हैं लाइव में गाना गाने से, लाइव गाते हुए, मगर आपने बहुत ही खूबसूरती से इसको गाने को लाइव भी निभाया। क्योंकि पिछले कुछ अरसे में जिस तरह से हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे, पिछले 10 सालों में हमने देखा कि ऑटो ट्यून का बहुत ज्यादा इस्तेमाल he किया has a जाता great रहा है, तो voice. वो लाइव में हमें बिल्कुल, वो जब हमने वीडियो में भी आपका गाना Yeah. सुना तो वो जो आवाज थी बिल्कुल सेम थी। तो पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री को आज आप कहाँ देख रहे हैं, अगर हम पिछले 10 अनवार सालों से वीडियो का compare क्लिप करें, फिर इसी सवाल से वीडियो को कंटिन्यू play कर करते हैं, जरा लेते हैं, वीडियो ठीक का है। क्लिप भी शेयर पहले करते हैं वीडियो देखने वालों के साथ। क्या बात है जी वीडियो की। और नबिया, जिस तरह से हमने देखा कि अगर हम वार्डरोब की बात करें, म्यूजिक की बात करें, वीडियो की बात करें, तो हर चीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। फुल package नंबर है है। जनाब। कॉम्पोजिशन रोशान की है। रोशान, यू डिड अ ग्रेट जॉब। थैंक यू। तो आगे क्या प्लान्स हैं? आगे प्लान्स हसन और रोशान के ये हैं कि फ़िलहाल अभी ये हमारी एल्बम थी डे 5, ये सुकून डे 5 हमारी एल्बम उससे निकला था। ठीक है। तो वी हैव सम मोर सिंगल्स, कुछ एक्साइटिंग कोलैबोरेशंस हैं, वो हम इंशाल्लाह डे 5 डिलक्स वर्जन के अंदर उनको इंक्लूड करेंगे। और उन लोगों का हम अभी नाम अभी आप लोगों That's को great, best डिस्क्लोज नहीं कर wishes. सकते। लेकिन जिस तरह से शेगिल के साथ आपकी कोलैबोरेशन थी, ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा था। शेख का जब पहला ट्रैक आया था तो शी वाज ऑल अक्रॉस इंडिया, शी वाज ऑल Yes. अक्रॉस द वर्ल्ड इन फैक्ट, क्योंकि Big hit. एग्जैक्टली। तो ये उनका अगला गाना था और हमें था कि शायद इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर हर टू वर्क इन अ स्टूडियो, जो कि उनका पहला ही गाना इतना वर्ल्ड वाइड हिट हुआ। बहुत बड़ा हिट हुआ। तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। शूट करने का एक्सपीरियंस बहुत मुश्किल था। हम रात को 2 बजे निकले थे और अगले दिन रात को 2 बजे आए वापस, तो सब कुछ बहुत स्मूथ था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा, था। पाकिस्तान में भी, हो जैसे कि कैसे अनवार की बात को आगे कंटिन्यू करूंगी कि अब पाकिस्तान में अच्छा म्यूजिक सुनने वाले लोग, वो ज़ौक़ रखने वाले और सिंगर्स भी इन फील्ड अब हम देखते हैं कि बहुत सारा टैलेंट है पाकिस्तान में। म्यूजिक इंडस्ट्री में अच्छा काम हो रहा है फाइनली। और वो अब्बा की तरफ से ब्रेक में बात कही कि अब वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नहीं बेटा तुम सिंगर नहीं बन सकते, इंजीनियर ही बनोगे, तो वो अब फाइनली रिस्ट्रिक्शन वो नहीं है। Indeed, अब वो जो टाइम पर हुआ करती थी वो अब नहीं है। और वो इसीलिए क्योंकि जैसे आपने एग्जांपल दी कि जॉब मार्केट माशाल्लाह जी उस तरह खूबसूरत नहीं है। So who is your favorite singer in Pakistan? अच्छा, मेरा ऐसा सिंगर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है। एक टाइम था 2001-2002 में जब पाकिस्तानी म्यूजिक एक साउंड थी, इतने सारे आए थे, आतिफ, जल, गौहर, Yes, ईपी, आरो, yes, कॉल द yes, बैंड। तो मेरे ख्याल से वो टाइम बड़ा मेरे लिए क्योंकि इंस्पिरेशनल चैनल भी एक था तब। एग्जैक्ट। हाँ, उस वक्त एक चैनल था टीवी फॉर न्यूज़ इवन एंड फॉर म्यूजिक। एंटरटेनमेंट के ज़्यादा थे, लेकिन अब एंटरटेनमेंट के ज़रा कम हो गए थे। अब हम वैसे होपिंग एंटरटेनमेंट के भी फिर से ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जहाँ पर इतना सारा हम टैलेंट की भी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल भी है, यंग सिंगर्स में काम भी हो रहा है, वहाँ पर आई एम श्योर थोड़ी सी चैलेंजेस भी होंगे, हर्डल्स भी होंगी। वो क्या है? म्यूजिक इंडस्ट्री को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? अभी मेरे ख्याल से पाकिस्तान में रिकॉर्ड लेबल कोई नहीं है, ठीक है। वो होती कंपनी जो आर्टिस्ट को देखती है, उसमें इन्वेस्ट करती है, एल्बम रिकॉर्ड करती है, वीडियो बनाती है। वो नहीं है। जितने भी आर्टिस्ट हैं घर में, ये अपने कमरे में बैठ के एल्बम रिकॉर्ड उनको अपने ओन पर करना पड़ रहा है। लीगल वर्क के लिए आपको कुछ नहीं पता कहाँ से आपने जाकर आना। कल अगर कोई गाना सुकून उठा लेता है हमारा, तो हमें नहीं पता हाउ टू फाइट द केस एंड ऑल दिस। तो वो मेरे ख्याल से एक इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2020 ऑनवर्ड्स इतने नए नाम आए हैं। मतलब मैं अगर नाम भी लेना स्टार्ट करूँ, यंग सनज, हसन रहीम, अब्दुल हनान का आजकल आया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये जितने नए लोग आ रहे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में, उस तरह म्यूजिक सीन बड़ा अच्छा जा रहा है। और उम्मीद है कि इसी फ्लो के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता रहेगा। या स्ट्रक्चर आ जाएगा, लाइक इट फॉलोज। जब सीन थ्राइविंग हो जाता है ना, तो ये जो भी क्या कहते हैं स्ट्रक्चर की जो हम बात कर रहे हैं, अभी लैक फील होता है, बट ये आ जाएगा, आई एम श्योर आ जाएगा। स्पॉटिफाई जब से आया, सॉरी बात काट रहा हूँ, आया पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से उसने गेम चेंज कर दिया। रॉयल्टीज जो हैं वो पहले नहीं पता था कि मिलती भी हैं। अब कोई भी आप गाना प्ले करता है और तो आपको ठीक है अपनी एल्बम में से अगर कोई और ट्रैक आप अपना फेवरेट, बिल्कुल, क्योंकि हम क्लोजिंग के आगे बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ जाने से पहले थैंक यू भी आपको कहेंगे एंड बेस्ट विशेस भी कहेंगे, और इससे भी ज्यादा कामयाबी आपको मिले आने वाले आपके जो न्यू ट्रैक्स होंगे, आई एम श्योर उसके लिए भी। सो क्लोजिंग से पहले कुछ सुनाइएगा। थैंक यू फॉर हैविंग अस। रोशान के भी प्ले इंतजार। चलो इंतजार। अच्छा, ये ट्रैक फरमाइश आई थी। ठीक है, इंतजार की म्यूजिक वीडियो भी आ रही है अगले हफ्ते। ओके, अगले हफ्ते नहीं, मतलब कि अभी हमने किया, देख के अनाउंस किया करो। देखो कैसी ये हवा
जाए फिजाओं में तो एतबार कर ले मेरा। शामें तुझको बुलाए फिर ये इंतजार किस बात का है, चल दे जरा।